हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज जो सेशन लेकर आई हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए भाई, 125 क्वेश्चंस की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, मगर फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी कि 100+ क्वेश्चंस भी अगर आपके करवाए हुए एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत होता है। पिछली बार भी जब मैंने ये स्ट्रैटेजी चलाई थी तो बहुत लोग, जितने लोग मेरठ में एक टीचर्स का, जब यंग टीचर्स जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स थे, जब उनका एक सम्मेलन किया गया था, तो अब तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे नहीं देखते, लेकिन जब जब देखते थे वो वहाँ पे, तो मुझे जितने भी लोग मिले थे उसमें से मोस्टली ने मुझसे ये कहा था कि हम आपकी स्ट्रैटेजी देखते थे, उससे हमें बहुत हेल्प मिली है। तो अब आपकी बारी है। हालांकि सीट्स पहले से कम है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, मगर है ना, कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो इसीलिए हिम्मत करिए, डोंट लूज योर हार्ट। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल भी ये कहा था कि ये समय आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का है, सही दिशा में चैनलाइज करने का है। तो इफ़ यू आर सराउंडेड विद नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक पीपल, सो जस्ट स्टे ऑफ फ्रॉम दोज पीपल। उन लोगों से आपको दूर रहना होगा। आप कुछ चीज़ें आप लोगों को अपने लाइफ में अभी, अब फिलहाल कुछ 15-20 दिन एक रूटीन बनाइए, एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करिए अपनी लाइफ में। तो उससे आपको आपका लक्ष्य, एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इफ़ यू नो अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू नो वेयर एम आई लैकिंग, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड यू नीड टू चेंज, यू चेक योर लेवल एज वेल कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी स्टार्ट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ। डोंट टॉक, एक्ट। बोलिए मत, एक्ट करिए। डोंट से, शो इट ऑफ। जो बस बोलिए मत, उसको कहिए मत, दिखाइए, करके दिखाइए। डोंट थिंक, सिर्फ सोचिए मत, करिए। एंड डोंट प्रॉमिस, सिर्फ वादा मत करिए ये इस बार नहीं तो अगली बार। प्रूव इट योर, प्रूव योर सेल्फ डियर, प्रूव योर सेल्फ। दुनिया में इज्जत उसी इंसान की है। आज डे 16 ही है ना? डे 16। तो चलिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस deliberately when the meaning can be understood without them, that is elision, repression, ellipsis या prolapses। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। एक कल मैंने एलिजन कराया था, जब बीच में से वर्ड्स में से हम कोई लेटर जो है वो निकाल देते हैं। अब मैं एलिप्सिस का आपको एग्जांपल जो है जरूर दूंगी। तो एलिप्सिस का एग्जांपल जो है मैं ला रही हूँ, और ये रहा मेरा एग्जांपल। देखिए, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड। ठीक है जी, तो ये है हमारा, यही था हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, बस जवाब दीजिए। एलिजन, रिप्रेशन, एलिप्सिस, या जो है इसका आपका आंसर जो है क्या है, दैट यू हैव टू टेल मी। और इसका आंसर है इसका, दैट इज एलिप्सिस। तो अगर आपने भी यही जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सही पता है और आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। और ये रहा मेरा जो है इसमें एलिप्सिस। एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड फ्रॉम, एक देखिए एलिप्सिस जो होता है ना, वो 3 डॉट्स के माध्यम से बताते हैं। 3 डॉट्स के माध्यम से बताया जाता है। अगर उसमें बेसिकली ये आपका पंक्चुएशन मार्क्स में भी आता है। अगर आप कोई उसमें चीज़ छोड़ भी देते हैं ना, तो भी मीनिंग जो है क्लियर हो जाता है, उसे एलिप्सिस कहा जाता है।
ठीक है। एलिजन मैंने कल ही आपको बताया था कि एलिजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लेटर सिलेबल जो है वो छोड़ दिया जाता है। इसकी मैं आपको एक बार कल जो मैंने बताया था आप उसका पिछला वो देख भी सकते हैं। और ये था द ओमिशन ऑफ अ साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग, जैसे आई एम था तो वो एलिजन था। ठीक है। और इसके बाद आपका जो आप देख रहे हैं बी जो आपका जो वो है उसका है दैट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का दबाना उसको कहते हैं। और प्रोलेप्सिस इज अ फिगर ऑफ इट इज आल्सो। देखिए प्रोलेप्सिस का मतलब मैं आपको पहले एक बार इसका बताती हूँ कि प्रोलेप्सिस जो है कि इसका होता क्या है मतलब। और वैसे इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। प्रोलेप्सिस जो होती है वो ये प्रोलैप्स तो किसी चीज का होता है, इसमें जो इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो एलिप्सिस है, लेकिन जो लेप्सिस ये जो होती है ये होती है स्पेलिंग प्रोलेप्स नहीं है, यह पूरी गलत है। प्रोलेप और सिस ये होती है। ये आपका ये लिटरेचर में प्रोलेप्सिस जो होता है इसमें जो होता है इसका है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग अ फ्यूचर इवेंट। जैसे आपने एक बहुत ही जो है एक लाइन ऑफ्ट कोटेड लाइन है जो आप लोगों ने भी कई बार जो है वो पढ़ी होगी, होरेशियो आई एम डेड। तो ये जो लाइन है अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है ये प्रोलेप्सिस का ही एग्जांपल है, जिसमें एक फ्यूचर उसमें और एक उसका है उसका कीट्स की जो पोएम है इजाबेल का उसमें है टू ब्रदर्स एंड देयर डेड मैन। तो वो जो है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोलेप्सिस। उसके बाद है द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग अ टेक्स्ट और अ चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट। द एक्ट ऑफ The act of correcting or improving a text or a change made to correct or improve a text. एमिनेशन, एमेंडेशन, रिकमेंडेशन या अमेंडमेंट। तो ये जो है इसमें इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका आप पहले आप ही लोग इसका जवाब दीजिए उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। और इसका जो सही जवाब है दैट इज एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग। जब आप किसी टेक्स्ट को इम्प्रूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एमेंडेशन। दैट इज एमेंडेशन। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मेरे एक स्टूडेंट का फोन है, मैं जरा उससे बात कर लूं फिर आप लोगों से की क्लास जो है। तो चलिए अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग। जब बार बार किसी चीज में चेंजेस किए जाते हैं, चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट, तो उसे एमेंडेशन जो है वो कहा जाता है। द आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग or experiences by imagining what it would be like to be on that person's situation। अब ये ना एक बहुत बढ़िया सा वो है कि अगर दुनिया में ना हर इंसान के अंदर ये चीज आ जाए ना तो दुनिया के, देखो सबके अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर 10% लोगों के अंदर भी दूसरे की स्थिति को समझने की काबिलियत आ जाए, ये एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ये एक फीलिंग आ जाए, तो ना दुनिया रहने लायक हो जाएगी और बहुत सुधर जाएगी। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया रहने लायक नहीं है, मगर मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत खराब हो रही है। तो द एबिलिटी टू शेयर समवन एल्स फीलिंग, जब आप खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। पैथी मतलब होता है फीलिंग।
एम्पैथी, एंड दैट इज, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुभूति। पैथी फीलिंग होता है, अगर ए लगा देंगे तो उसका मतलब होता है किसी जो है कोई प्रकार फीलिंग ही नहीं। सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, एंड एंटीपैथी यानी कि किसी चीज से नफरत होना। तो ये इनके आप ये ना रूट वर्ड्स है, अगर कुछ लोगों ने वो करा हुआ भी हो तो रूट वर्ड्स जो हैं वो मैंने करवाए हुए भी हैं, और रूट वर्ड्स भी आप देख सकते हैं कि रूट वर्ड्स का भी वीडियो कहीं पड़ा हुआ होगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। A speech often in verse addressed to the audience by an actor at the beginning of a play, epigraph, prologue, telegraph या autograph। ग्राफ मतलब होता है लिखना, तो एक स्पीच ऑफन इन वर्ड्स, ठीक है, एक वर्ड्स में यानी कि लयात्मक रूप में ऑडियंस को बताया जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब प्ले की शुरुआत होती है तो प्रोलोग होता है, और जब अंत होता है तो कंक्लूडिंग स्पीच जो होती है उसे एपिलोग कहा जाता है। दैट इज प्रोलोग। और यहाँ पर ये देखिए बाकी ग्राफ हैं, वो ग्राफ मीन्स लिखना होता है, लोग मीन्स डायलॉग होता है, तो इसलिए A song or poem in honor of a bride and bridegroom celebrating a marriage। फटाफट जवाब दीजिए। That is celebrating a marriage। तो आप इसका जो है वो जवाब जरा दीजिए कि क्या होना चाहिए इसका जवाब। एंड द आंसर इज एपिथेलेमियम, प्रोथेलेमियम, या इसका जो है आंसर होना चाहिए वेडिंग लिरिक या मैरिटल लिरिक। सेलिब्रेटिंग अ मैरिज, दोनों ही टर्म्स जो हैं आपने सुना भी होगा, स्पेंसर ने जो है इनके देखिए, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ। अब देखिए, दो वर्ड्स हैं, दोनों का ही मुझे जो है वो मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। और पहला जो है वो एपिथेलेमियम है, फिर प्रोथेलेमियम है। तो वेडिंग लिरिक तो इसका नहीं है। देखिए, पहली बात, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पर है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एपिथेलेमियम है। एपिथेलेमियन जो लिखा है वो स्पेंसर ने लिखा है, लेकिन ये वेडिंग सॉन्ग है। ये मियम नहीं होता, ये मियन होता है, प्रोथेलेमियन। अगर ये होता तो होता, लेकिन यहाँ पर ये स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, एपिथेलेमियम। What celestial figure is associated with the king and his reign in the play Henry IV Part First? The moon, the sun, the north star या Mars? बस कौन सी सेंट्रल फिगर जो है वो एसोसिएटेड है किंग और उनके रेन में के साथ? एंड द आंसर इज हेनरी फोर्थ के साथ। द आंसर इज द सन। सन जो है वो एसोसिएटेड है, दैट इज द सन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following sentence uses present participle form? I once saw a man walking on a rope. Walking on the roof, he slipped and fell. The stable door being open, the horse was stolen. All of the above. तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान आसान होती है, डूइंग व्हाट ढूंढ लो। डूइंग व्हाट, आई वंस सॉ अ मैन डूइंग व्हाट, डूइंग व्हाट, walking on the roof, present participle, doing, walking on the, he walking on the roof, doing what, walking on the roof. The stable door being open, the horse was stolen। तो द स्टेबल डोर की खुला रहने के कारण ये होता है ना कि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये सारे के सारे ही आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो है एग्जांपल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। डूइंग व्हाट से आप पहचान लगा सकते हैं। A gerund is that form of the verb which ends in ing and has the force of a। देखो, जेरेंड होता है, जैसे स्विमिंग हमने बोला तो हमने यहाँ पे स्विमिंग लगाया, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
और अगर ये ही इज स्विमिंग राइट नाउ, तो इसमें नाउन का भी है और वर्ब का भी है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच सेंटेंस द वर्ब इज यूज इन द पार्टिसिपल फॉर्म। पहले कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ, ये काम हो रहा है। Seeing is believing. The old man was tired of walking. We were prevented from seeing the prisoner. Seeing he believed. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सबसे पहले है what is believing। तो ये what का जवाब दे रहा है। जो what का जवाब देता है वो gerund होता है। जो doing what का जवाब देता है वो participle होता है। The old man was tired of what, ये फिर what का जवाब दे रहा है, तो ये gerund है। We were prevented from what, ये भी what का जवाब दे रहा है। तो तीन तो what का जवाब दे रहे हैं, जो what का जवाब देता है वो gerund होता है। Seeing he believed, ये ना how he believed, seeing, after doing what he believed, seeing, तो ये doing what का जवाब दे रहा है, तो ये क्या है आपका, that is present participle, so the answer is D। In such compound nouns as walking stick, frying pan, hunting whip, fencing stick, writing table, the words like walking, frying, hunting, fencing, writing are nouns, participles, gerunds, nominative, absolute। भाई देखो एक बात ये है कि पार्टिसिपल काम किसका करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। स्टिक क्या है, नाउन। पेन क्या है, नाउन। विप क्या है, नाउन। स्टिक क्या है, नाउन। तो जो नाउन के पहले आता है वो होता है एडजेक्टिव। और कौन काम करता है, which non-finite verb has the force of an adjective, and that is none other than participle। The answer is B, participle। When conjunctions are used as correlatives, each of the correlated words should be placed immediately before the words to be connected, immediately after the words to be connected, before or after as the situation demands, none of these। When the conjunctions are used as correlatives, देखो अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं, correlatives होते हैं आपके either और, ऐसे। अब इसमें लगा दो either he और she। अब इससे आप लोग लगा लो immediately after the words to be connected, तो each of the correlated words should be placed immediately before the words और after। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। तो यहां पर है each of the correlated words जो पूछे गए, यानी कि should be placed। भाई correlated words जो हैं वो कहाँ लगाओगे, immediately each of the correlated words का मतलब है each of the correlated conjunction, वो कहाँ रखोगे, immediately before the words to be connected। तो इसका आंसर होगा आपका दैट इज इमीडिएटली, क्योंकि ये कोरिलेटिव्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोरिलेटिव्स को कहाँ रखोगे, जिन वर्ड्स को ज्वाइन करना है उनके पहले। तो द आंसर शुड बी ए। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस कंफ्यूज कर देते हो, कंफ्यूजन में गोला गलत भर जाता है। Conjunction which express a choice between two alternatives are called disjunctive, choosy, इलेटिव या डाइवर्टिव। अब इसमें जो दो हैं, डिसजंक्टिव और इलेटिव जो है वो है। तो इसमें जो है जो चॉइस बताने वाला कंजंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव। डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव, इनके नाम भी याद कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू विल गेट कंफ्यूज। Which of the following is not a subordinating conjunction group? आफ्टर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब हुआ कि जो नाउन क्लॉज बनाएगा या एडवर्ब क्लॉज बनाएगा वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो आफ्टर, बिकॉज, जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो इसमें दो, अनलेस, व्हेन, ये सारे के सारे सबॉर्डिनेटिंग के हैं। लेकिन एल्स और अदरवाइज ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, इसीलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Which of the following is not a classification of subordinating conjunction? इनमें से कौन सा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है? टाइम, रीजन, पर्पस या डेथ। टाइम भी है, रीजन भी है, पर्पस भी है, डेथ नहीं है। तो द आंसर इज डी, डेथ। लेस्ट इज यूज एज अ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग। आप लोगों ने लेस्ट का मतलब पता भी होगा और मैं बता भी देती हूँ। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अब इसको ये आपका जो है वो पर्पस बताता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल।
और एक चीज ये भी याद रखिएगा, लिस्ट के साथ को फॉलो जो होता है वो शुड करता है, और अगर शुड नहीं आता तो कुछ नहीं रहेगा। वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉलो। तो यहाँ पर आप जो है, अब बताइए क्या बता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, और इसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता, ठीक है जी। तो ये लिस्ट क्या बता रहा है, दैट इज नेगेटिव पर्पस, क्योंकि लिस्ट में अपने आप ना छुपा रहता है, तो इसीलिए वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉलो। तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे इसका तो ये तो सही सलाह दे रहा है, तो उसकी भावनाओं पे मत जाइएगा। नेगेटिव वर्ड जो है उसमें आ रहा है, लिस्ट एक नेगेटिव है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें न वर्ड आ रहा है, तो वो नेगेटिव पर्पस बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, सब्सटेंटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें से रेस्ट्रिक्टिव वो बताना भी चाहूंगी, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन को सीमित कर देता है, ठीक है, जो नाउन को सीमित कर दे उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। अब यहां से पहले आप लोगों को मैं एक एक करके इसे समझाना चाहूंगी, फिर उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगी, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको सब्सटेंटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दो, द ओल्ड, द रिच, ये आपका सब्सटेंटिव एडजेक्टिव है। व्हेन एन एडजेक्टिव वर्क्स एज अ नाउन एंड इट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो इट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट इज सब्सटेंटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो आप लिखते हैं मच वाटर। आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिया, वन बुक। अगर आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिया तो दिस बुक। अब आपने यहां सब में, ये सब ने में आपने नाउन को सीमित कर दिया, लेकिन यहां एडजेक्टिव नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव नहीं है। व्हेन एन एडजेक्टिव वर्क्स एज अ नाउन एंड इट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव एडजेक्टिव। और सब्सटेंटिव एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें नाउन ही नहीं है, इट इज वो अपने आप ही नाउन का काम कर रहा है। हेमा हैज नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर, तो ये हेम होगा। हेमा हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, हेमा लड़के का नाम भी हो सकता है, तो दैट इज बी। He fielded the ball and threw it, but it missed the wicket by a long chalk, by a distance, to draw a blank, by the way. तो इसने miss the wicket by a distance, तो सही जो idiom आएगा that is by a distance। आगे बढ़ते हैं। Who has divided Shakespeare's literary career in following 4 periods? A period of early experimentation, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restored serenity of calm after storm। तो किसने शेक्सपियर के करियर को इन 4 भाग में डिवाइड करा है? एल्बर्ट लॉन्ग, माइकल डॉब्सन, या डेविड डेचेस। और ये कोई और नहीं है, दैट इज डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। ये आप लोग कई बार पढ़ भी चुके होंगे। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने शेक्सपियर के करियर को इन 4 भाग में डिवाइड करा है। Which of the following plays has been credited to Shakespeare and which was performed in his life but has been completely lost to time? Today we have no written record of its story whatsoever. Cardenio, Love's Labor Wasted, Cordelia, King Lear's Daughter. And that is Cardenio, जिसे शेक्सपियर का lost play भी कहा जाता है. That is called Shakespeare's lost play. Which sonnet of Shakespeare contains a farewell to my lovely boy, a phrase taken to imply possible homosexuality by some postmodern Shakespeare academics? Sonnet number 112, 126, 129 या 132। आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं, पता है ना सबको। और उसमें जो ये जो सोनेट की लाइन है, ये सोनेट नंबर 126 है।
अब मैं इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगी। पहली बात, ये जो है माय लवली बॉय, ये यूथ फेयर यूथ पे लिखा हुआ आखिरी सोनेट है। इस सोनेट की एक खासियत और है कि इसमें 12 लाइंस हैं। दिस सोनेट doesn't conform to the 14 line pattern. It has only 12 lines, and that too it is not divided in quatrains and a couplet. It is divided into couplets. अब 12 को आप 6 couplets में कर लीजिए, तो ये जो है 6 couplets में है। दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 6 couplets और उसकी ऐसे स्कीम है A B B C C D D E E F F, ये इसकी राइम स्कीम है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान भी दे दूं। तो ये जो सोनेट नंबर 126 है, दिस इज द लास्ट फेयर यूथ सोनेट. It has only 12 lines, and these 12 lines are further divided into 6 couplets, and these 6 couplets these 6 couplets have the rhyme scheme A B B C C D and F F. ये है सोनेट नंबर 126. What was the alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first folio of 1623? हेनरी एट्थ शेक्सपियर का वो प्ले है जो एक अधूरा प्ले था व्हेन इट वाज परफॉर्म्ड ग्लोब थिएटर में। तो इसमें एक हेनरी एट्थ का आगमन दिखाने के लिए तोप से गोला छोड़ा गया और ग्लोब जो है वो जलकर खाक हो गया। तो इसका जो टाइटल था, it earlier had the title, and that is all is well, or sorry, all is true. All is well तो मुझे Three Idiots का याद आ गया, that is all is true. How many times suicide attempts scenes occur in Shakespeare's plays? आप लोगों को यदि पता हो कि शेक्सपियर के प्लेज में जो सुइसाइड्स हैं वो यानी कि सेल्फ मर्डर वो कितनी बार आया, तो वो अनलकी नंबर जैसा कि माना जाता। आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई एम ऑल्सो अ नंबर 4 पर्सन। तो ये है 13 टाइम्स। 13 टाइम्स शेक्सपियर के प्लेज में सुइसाइड जो है वो अटेम्प्ट हुई है। And now the next one is, which one of the following poem is not written by Galsworthy? Devon to Me, Russia, America, England to Free Men, A Dream Girl. Devon to Me, Russia, America, England to Free Men, A Dream Girl, ये सारे के सारे जो वर्क्स हैं ये लिखे गए हैं आपके इंग्लैंड टू फ्रीमैन ये है। बस ये ड्रीम गर्ल जो है वो गॉल्सवर्दी की पोएम नहीं है। द एक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 acts ऑफ सिल्वर बॉक्स टेक्स प्लेस। सिल्वर बॉक्स जिसे चांदी की डिबिया के नाम से भी हिंदी में उसका रूपांतरण किया गया है, ये सिल्वर बॉक्स का जो शुरुआत होती है वो कहाँ किससे होती है? फर्स्ट 2 acts की जो शुरुआत होती है ईस्टर ट्यूसडे, दैट इज ईस्टर ट्यूसडे। Who tells his fellow convict in Escape that he wants to escape from Dartmoor prison? Escape जो प्ले है उसमें कौन ये कहना चाहता है कि मुझे डार्टमूर प्रिजन से भागना है? एंड दैट इज मिस्टर मैट डेनेंट। मैट डेनेंट। Who points out, referring to Milton's Samson Agonistes, that this drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed exerts in violence. Which of the Milton's work he is talking about? Milton ने जो ड्रामा लिखा है वो एक ही क्लोजेट ड्रामा है, एंड दैट इज देखो ये है ये क्वेश्चन ये होना चाहिए था वो सैमसन एगनिस्टिस के बारे में किसने कहा है? हु, which of the Milton's work he is talking about and who is talking about? तो यहाँ पर है माइकल लिब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। माइकल लिब ने ये कहा है मिल्टन के सैमसन एगनिस्टिस के बारे में कि ये ड्रामा भर भर के वायलेंस से भरा हुआ है। Who divided Wordsworth's poetical career into the following 4 periods? The early period, तो अर्ली पीरियड है जो उनका माना जाता है अर्ली पीरियड, दैट इज बिफोर 1791 जब उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और जो है इवनिंग वॉक लिखा। द पीरियड ऑफ ग्लूम जब उन्होंने बॉर्डर्स और द रूइंड कॉटेज लिखा। द ग्लोरियस डेकेड, टिंटन एबे और ये सब लिखा। द पीरियड ऑफ डिक्लाइन जब उसके बाद उनका मतलब लास्ट का करियर का फेज था। तो ये किसने कहा है? ये पहले एक बार जरा ऑप्शंस देख लीजिए। मैथ्यू आर्नल्ड, एस टी कॉलरिज, हर्बर्ट रीड या हैजलेट। तो इसका सही आंसर है दैट इज हर्बर्ट रीड ने
उनके करियर को इन 4 पार्ट्स में बांटा है। हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीस? आइडल्स जो होते हैं पेस्टोरल पोएम्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, सबसे पहले कौन था हु वॉज द क्रिएटर ऑफ आइडल्स? तो ये है, दैट इज थियोक्रिटस। एक चीज मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे जाने से पहले आप लोगों को, आपने देखा होगा थ्रू आउट द वीडियो ना कोई ऐड है ना कुछ है, ना मैं आप कर रही। अगले महीने एग्जाम है, यदि किसी को भी अपना लेवल जांचना है तो ये समय आप आलतू फालतू पढ़ने का नहीं है। आलतू फालतू से मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ों को भरें। ये समय अपने नॉलेज को केवल टेस्ट करने का है, और उस नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ शो ऑफ करने का नहीं है, जो आप लोग टेलीग्राम पे दौड़ दौड़ कर शो ऑफ करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारा जो पाइनियर प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो तो चल रहा है, एग्जाम तक चलेगा, लेकिन अब वो हम उसको अपने ऐप पर से हटा रहे हैं। यानी कि अब वो सेल के लिए नहीं है। हम उनमें से नहीं है कि अब उसका प्राइस 500 कर दे, फिर 2-4 दिन बाद उसका प्राइस 300 कर दे, उसके बाद उसको कह दे आओ आओ फ्री में ले लो। क्वालिटी मेंटेन करनी होती है तो कुछ चीज़ों के साथ स्टिक होना पड़ता है, यानी कि चिपक के रहना पड़ता है। मेरा यही है। मैं अब अपना बैच में अब शायद कल, आज या कल तक वो बैच जो पे ऐप पे देखेंगे उन्हें दिखेगा, उसके बाद वो परचेज करने के लिए वो ऐप नहीं रहेगा। बाकी भी वाई बैचेस को जो खुले हुए हैं वो खुले हुए हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे जो डिटेल्ड वाले हैं कि भाई कोई और किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाह रहा। लेकिन अब प्रैक्टिस बैचेस जो हैं, स्कोपम वाला तो खुला रहेगा, लेकिन पाइनियर वाला अब हम ऐप पर से सेल के लिए खत्म कर रहे हैं। ऐप पर अब वो मतलब खरीदने के लिए, लोगों के खरीदने के लिए नहीं रहेगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, बस बता दिया मैंने। फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ शेक्सपियर्स वेरियस फोलियो एडिशंस एंड देयर ईयर्स। देखो भाई, शेक्सपियर का पहला फोलियो एडिशन 1623 बिल्कुल सही है। सेकंड फोलियो 1632 ये भी सही है। थर्ड फोलियो 1663 जिसका सेकंड एडिशन, इसका सेकंड एडिशन आया था 1664। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम 63 नहीं है 64 है। थर्ड फोलियो 63 में आया था, उसका सेकंड एडिशन 1664 में आया था, इसका 64 में आया था। और जो फोर्थ फोलियो है वो 1685 है, 87 नहीं है। तो यही है इनकरेक्ट मैच, दैट इज द इनकरेक्ट मैच। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज का हुआ हमारा कोटा पूरा। अब मिलते हैं कल, बाय बाय। नो फालतू बात, नो बकवास, ओनली सीधी बात।